गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 26 अगस्त है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ओरिएंट के साथ साथ निबंध के कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जेपीएससी जैसे आप पीसीएस दे रहे हैं, कोई भी पीसीएस दे रहे हो उसमें आपको करंट और उससे रिलेटेड चीज़ों को कवर किया जा सके, पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर किया जा सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज का डिस्कशन टॉपिक कौन सा होगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज विस्तृत चर्चा होगी, 1 घंटे का वीडियो कम से कम बनेगा, तो आराम से चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों पर नेटवर्क पर करेंगे प्रहार, ऐसा हमारे अमित शाह जी के द्वारा कहा जा रहा है। भारत के लिए क्यों जरूरी है ड्रग का संतुलन, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्वर्ण त्रिभुज क्या क्षेत्र होता है, स्वर्णिम अर्धचंद्र क्षेत्र क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े ड्रग से संबंधित हम देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत का समन्वय कैसे रहा, भारत का प्रयास क्या रहा है इस क्षेत्र में, वैश्विक प्रयास क्या है, अफीम का औषधीय प्रयोग हम कैसे करते हैं, अर्थात ड्रग के संबंध में हम विस्तृत चर्चा देखेंगे। रिपोर्ट के संदर्भ में भी कुछ आंकड़ों को हम संग्रह करेंगे, तो बने रहिएगा। पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट के एस्पेक्ट्स हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन में सुधार का समय की है ज़रूरत। तो जैसे सरकारी क्षेत्र में यूपीएस आया है, उसी प्रकार से निजी क्षेत्रों में भी मांग उठने लगी है। तो कल ही मैंने बताया था कि जैसे ही यह केंद्र सरकार लागू करेंगे, राज्य की सरकारें अन्य क्षेत्र भी इसका डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो चलिए आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट, यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस क्या अंतर है, अर्थात जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो था, उसके बीच मूल अंतर क्या था, उसके कुछ बिंदुओं को देखेंगे। देश के सभी पंचायत में होगा सहकारी समितियों का गठन। तो इस तरीके से भारत में जो सहकारी क्षेत्र का विकास हुआ वो कैसे हुआ है, उसके सभी हम आयामों को देखेंगे। पीटी मेंस इंटरव्यू ओरिएंट से देखने का प्रयास करेंगे। विवाह अमान्य होने पर गुजारा भत्ता देने या न देने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैसले आने वाले हैं। इसमें कुछ चीज़ों को हम इस पर टेक्निकल हम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। फिर अब देखेंगे, अब सोमालिया जो है, तंजानिया, सूडान से चीते लाने पर भारत कर रहा विचार। जो विदेशों से भारत ला के चीतों को बसाया जा रहा है इंडिया में, ताकि पारिस्थितिक संतुलन को बनाया जा सके। तो इस संदर्भ में हम चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। लेटरल एंट्री विरोध के नाम पर विरोध हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। लेटरल एंट्री के संदर्भ में हम सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखेंगे। समय के साथ बदलाव के लिए तैयार नहीं है सरकारी तंत्र, तो इसके संदर्भ में हम कुछ चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। वर्तमान बदलते हुए संदर्भ में क्या हमारी प्रशासनिक ढांचा वैसी होनी चाहिए जो कभी दशकों पहले हुआ करती थी। तो इस सभी आयामों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, डिजिटल बैंकिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं 78% उपभोक्ता। तो जब से यूपीआई कॉन्सेप्ट आया है, भारत ने अपने डिजिटल कॉन्सेप्ट को कितना बेहतर रूप से धरातल पर लाया, उस सारे संदर्भ को हम समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, भारत करे दूसरे यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी। देखिए, असर दिखने लगा। मैंने पहले ही दिन जब पोलैंड के बाद यूक्रेन यात्रा हो रही थी, तो मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताया था कि इस संदर्भ में यूक्रेन अब आगे आ रहा है कि शांति समझौता उसमें भारत ले भाग, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र के साथ साथ उसकी वसुधैव कुटुंबकम की नीति जो है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, दूसरे देशों पर नैतिक दबाव डालती है, नैतिक जवाबदेही लाती है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। वैशाखी के सहारे तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है। तो देखिए, हम इसके कुछ संदर्भ को समझेंगे, पीटी एस्पेक्ट को समझेंगे, आंकड़े क्या इतिहास बनाया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार आर्थिक सहयोग समझौते का दौरा जो होगा अगले नवंबर में होगा, तो इससे संदर्भ कुछ पीटी एस्पेक्ट, मेंस एस्पेक्ट को समझेंगे। सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन की बैठक 26 से हो रही है, आज से ही होगी। तो इसके संदर्भ में कुछ पीटी फैक्ट देखने का प्रयास करेंगे। तन्वी पत्री ने एशिया अंडर जो 15 महिला वर्ग की खिताब जीती है, तो इनके पीटी एस्पेक्ट हम समझने का प्रयास। आज के संपादकीय में है उपनिवेशवादी अवशेषों से मुक्ति। तो कैसे उपनिवेशवादी हमारे अवशेष अभी तक बचे हुए हमारे सारे इकोसिस्टम में, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या हम लोग इस संदर्भ में समझें कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका में कैसे उपनिवेशवादी अवशेष अभी तक बचे हुए, उन सारे संदर्भ को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं, इसके संदर्भ में बातें होंगी। विश्व विकास रिपोर्ट 2024 आया, हाल ही में जारी किया गया। तो विश्व बैंक के रिपोर्ट को निरस्त करे भारत, तो क्यों निरस्त करने की बात उठी है, तो इस सारे संदर्भ को हम देखने का प्रयास करेंगे। इसमें कुछ इंटरव्यू फैक्ट है जिसमें अब लगातार चर्चा होती है, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आपसे इंटरव्यू में लगातार प्रश्न होगा। ये कॉन्सेप्ट अभी आने वाले जो भी इंटरव्यू है
वहाँ से यहाँ से प्रश्न पूछेंगे। फिर आपको डिजिटल बैंकिंग के संदर्भ में प्रश्न होगा, इससे आपको इंटरव्यू के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सारे एस्पेक्ट को हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, युक्ति आइस को सपोर्ट कीजिए। युक्ति आइस अब एक नए लोगों के साथ आप लोगों के सामने है। इस बार कोड को स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारा आपको ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया रहता है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस बार कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। विजिट कर सकते हैं www.yuktias.in पर, वेबसाइट पर। सब्सक्राइब जब हो जाता है तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक मिले और चीज़ों को अपडेट होते रहे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो मादक पदार्थों का अवैध जो कारोबारी हो रहा है उस पर नेटवर्क पर करे प्रहार, ऐसे अमित शाह जी के द्वारा 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के मादक पदार्थों के प्रदेश में समीक्षा बैठक में इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी, वहाँ पर बातें हुई थी। तो लगातार ये सब बातें हुई। इससे पहले मैंने 2023 में भी आपको न्यूज एनालिसिस कराया था, फरवरी 2024 में भी एनालिसिस कराया था इसके संदर्भ में। तो कुछ चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुका है। जैसे हम बात करते हैं मादक पदार्थों का, यह अवैध कारोबार न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं भी बन चुकी। जैसे मणिपुर मामले में मैंने अवैध जो व्यापार है उसके बारे में चर्चा किया था, कैसे ये हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है। आतंकवाद, नक्सलवाद को बढ़ावा देता है, अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करता है। यह दृढ़ संकल्प रणनीति के साथ बढ़ा जाए तो खतरे के खिलाफ लड़ाई जीत सकती है। देखिए इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट होती है, इच्छा शक्ति इंपॉर्टेंट होती है। प्रशासनिक संतुलन अच्छा होगा, राजनीतिक संतुलन अच्छा होगा तो ये चीज़ें कंट्रोल हो जाती है। पूर्ण कंट्रोल नहीं होता पर कंट्रोल जरूर हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें 4 सूत्र दिए गए हैं जिसमें हमने पहचान करना है, मादक पदार्थों की पहचान करना, अवैध कारोबार के नेटवर्क को नष्ट करना, अपराधियों की हिरासत में लेने और नशे में आदि लोगों को पुनर्वास की जरूरत है। अर्थात 4 सूत्र दिए गए हैं अवैध व्यापारों को रोकने के लिए, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, कारोबार को रोकने के लिए। इस तरीके से चीज़ों को समझिएगा। फिर आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसके आंचलिक कार्यालय उद्घाटन समारोह में संबोधित हुए थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, फिर यह किस संस्था के अधीन काम करती, किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, ये मुझे बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसके तहत बातें हो चुकी है सभी चीज़ें। नशा मुक्त भारत संकल्प की बात लगातार होती रहती है। समृद्ध, सुरक्षित, वैभवशाली भारत का निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये न्यूज़ में आपको सारी चीज़ें दी गई है। अब हम कुछ चीज़ों को देखेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि भारत के लिए क्यों जरूरी है ड्रग संतुलन। तो इसके लिए देखिए स्वर्ण चतुर्भुज जो है आपको गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस के देश आते हैं जहाँ से भारत में अवैध व्यापार होते हैं। आपको ये देश, इसके आसपास देश है, यहाँ से भारत में व्यापार होता है। उसके बाद स्वर्णिम अर्धचंद्र की बात होती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का क्षेत्र जिसके तहत आता है, जिसमें हम बात करते हैं यह अर्धचंद्र का क्षेत्र है जहाँ से अवैध व्यापार भारत में होते हैं, कंट्रोल आपको कराया जाता है। जिससे यहाँ से आपको देख सकते हैं गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, लाओस, वियतनाम और थाईलैंड के क्षेत्र आते हैं। अर्धचंद्र में हम गोल्डन सिंटेंट में बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान के क्षेत्र आते हैं। तो इस तरीके से आपको मैप के तहत भी समझने का प्रयास करें। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर हम बात करें तो 2011 और 20 के आंकड़े हम पहले देखते हैं। तो इसमें देखिए 19 प्रमुख डार्क नेट अर्थात काला बाजारी बाजारों के बेची जाने वाली दवाओं के शिपमेंट भी जुड़ा हुआ था। अब इसके तहत आगे भी वर्ल्ड ड्रग जो रिपोर्ट 2021 का था उसके अनुसार भारत है विश्व के जेनेटिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। जो प्रिस्क्रिप्शन दवाओं और उनके अवयवों के मनोरंजक तत्व जो होते हैं उसके साधनों के तेजी से परिवर्तित हो रहा है। अर्थात हम जेनेरिक दवाओं से नशीली दवाओं भी बनाने का प्रयास कर रहा है भारत के क्षेत्रों में अवैध व्यापारी जो लोग हैं। तो इस तरीके से ड्रग्स का मतलब हम केवल उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को नहीं समझते, नेगेटिव एस्पेक्ट को भी समझते। जेनेरिक दवाई इसलिए बनाई जाती है कि लोगों को मूल्य कम मिले, कम मूल्य पर वो दवाइयाँ उपलब्ध हो, महंगी महंगी दवाइयों का जो हाई रेंज होता है उसको कम करके दिया जाए। इसके अलावा इसका मनोरंजक उपयोग के लिए भी किया जाने लगा। तो ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 का आता है। अगर 23 की हम बात करें, वियना 2023 में संयुक्त राष्ट्र सूचना सेवा में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय जो UNODC द्वारा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए संस्था की स्थापना कब हुई थी, वर्तमान इसके महानिदेशक कौन है, महानिदेशक वर्तमान में इस संस्था के कौन है, इस किस किस क्षेत्र में काम करती है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे।
इसी में जारी विश्व मादक पदार्थ जो 2023 के अनुसार अवैध मादक पदार्थों की निरंतर बढ़ती आपूर्ति, तेजी से बढ़ते तस्करी नेटवर्क वैश्विक संकटों को बढ़ा रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं को कानूनी परिवर्तन प्रक्रियाओं को चुनौती पैदा कर रहा है। यह विश्व मादक रिपोर्ट 2023 बोलता है। तो इस तरीके से 3 वर्षीय आप रिपोर्ट देख रहे हैं, कुछ बातें स्पष्ट हुई जिसमें यह बहुत ही गंभीर समस्या के तौर पर उभरी है। तो सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें कि जो ड्रग है कैसे कार्य करता है, ड्रग अवैध व्यापार कैसे काम करता है, तो भारत का दो तो देख लिए, गोल्डन त्रिभुज देख लिए, उसके बाद अर्धचंद्र भी देख लिए। अब देखिए यहाँ जो दक्षिणी अमेरिका है, उसका जो आपको पश्चिमी तट है उसमें कुछ देश, और उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी तट के जो देश हैं, जिसमें हम मैक्सिको की बात कर लें, उसके बाद कोस्टारिका की बात करें, पनामा, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया की, कोलंबिया की, वेनेजुएला की, जमैका की, हती की। तो इस तरीके से देखते हैं कि बहुत से देश क्या कर रहे हैं, अवैध व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। तो इस तरह का वैश्विक पूरा देश, जो विश्व का पूरा देश है, वो इस प्रकार के अवैध व्यापारों से जुड़ा हुआ रहता है। उसके कुछ लोग जो अवैध रूप से काम करते हैं, देश नहीं, उसके वहाँ के निवास करने अवैध व्यापारी लोग की बात हो रही है, उस देश में ऐसे लोग होते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इससे पहले भारत में क्या क्या काम किए गए, तो कैसे अवैध व्यापार को या हम अफीम के राजस्व को कैसे कंट्रोल करते हैं, इस पर नज़र देख लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जब भारत में था, तो अफीम के राजस्व का संग्रह राजकोषीय नीति का हिस्सा बना दिया गया। इसके लिए क्यों? क्योंकि इससे बहुत ही आपको ड्रग्स बनाए जाते थे। ड्रग्स मतलब दवाएँ बनाई जाती थी। इसका कंट्रोल सीधे सरकार अपने हाथों में रखना चाहती थी। समय के साथ बंगाल, बनारस, आपको बिहार मालवा एजेंसियों में विभिन्न अफीम एजेंसियों का गठन किया गया, जिसका कंट्रोल सरकार सीधे अपने हाथों में रखती थी। 1950 से पूर्व नारकोटिक्स कानूनों का प्रशासन अर्थात 1857-1878 का अफीम अधिनियम, खतरनाक औषधि अधिनियम 1930 प्रांतीय सरकार के पास चली गई। तो प्रांतीय सरकार इसका नियमन करती थी। इसके बाद इन एजेंसियों का समामेलन वर्ष 1999 के नवंबर 1950 में अफीम विभाग के नींव रखी गई, जिसे वर्तमान में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहा जाता है। इसके अधीन अब सारे जितने भी अवैध व्यापार होंगे या नारकोटिक्स से संबंधित कोई भी निगरानी तंत्र विकसित करना है, ये अब यही संस्था काम करती है। अब 1960 में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मुख्यालय शिमला से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान में मुख्यालय इसका दिल्ली में है। तो ध्यान रखिए कैसे कैसे इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ गया, इसको याद रखना है। नारकोटिक्स ड्रग एवं जो साइक्रोपोटिक्स सबस्टेंस एक्ट 1985 में पूर्ण क्रियान्वयन को सक्षम करने और नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइक्रोटॉपिक्स सबस्टेंस एक्ट 1988 अवैध तस्करी के रोकथाम माध्यम से इसके उल्लंघन के लिए लड़ने 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाया गया। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। अभी हाल ही में मैंने कुछ सब्सटेंस की बात की, 158 सब्सटेंस को क्या किया, प्रतिबंधित किया गया ना, मैंने न्यूज़ कवर किया था। तो इसी तरीके से किस एक्ट के माध्यम, 1988 के एक्ट के माध्यम से, ये सब चीज़ें अपडेट आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का साथ समन्वय, जो लोग नए स्टूडेंट हैं पहले के वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, तभी न्यूज़ को कनेक्ट कर पाइएगा। रीज़न उसके पीछे है, इतना न्यूज़ हो जाता है, इतनी विस्तृत टॉपिक हो जाती है, इस पर हम पुरानी चीज़ों पर चर्चा नहीं कर पाते हैं, पर आप लोग उसको समय निकाल कर जरूर पिछले वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए आगे हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक भारत का समन्वय कैसे रहता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ध्यान रखिएगा, जो एनसीबी ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय किया है, समझौते किए हैं, जिसमें हम बात करेंगे सार्क देशों के साथ, ब्रिक्स देशों के साथ, कोलंबो योजना, आसियान योजना, बिम्स्टेक जो है, ड्रग एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड शामिल है। तो इतने संगठनों के साथ भारत अपने समन्वय स्थिति को बनाए हुए, ताकि हम संतुलन की स्थिति कायम कर सके, अवैध व्यापार को रोक सके, कम कर सके, उसके क्रियान्वयन कर सके। इस तरीके से चीज़ों को देखिएगा। भारत के प्रयास क्या रहे अपने क्षेत्र में, नारकोटिक्स ड्रग एंड साइक्रोटॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, आपको याद रखें, NDPS लागू करता है, या किसी भी व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ या साइक्रोटॉपिक पदार्थ के उत्पादन, बिक्री, क्रय, परिवहन, भंडारण या उपभोग को प्रतिबंधित करता है। जो अवैध रूप से, अगर लाइसेंस लेकर आप काम कर रहे हैं तो आप अफीम उगा सकते हैं, उसका उपयोग केवल दवाओं के निर्माण में किया जाएगा।
इसके लिए आपको लाइसेंस दिया जाता है। केवल लाइसेंस धारक ही अफीम का या इसके सब्सटेंस का आपका क्या कर सकता है, उत्पादन कर सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके लिए क्या होगा, प्रतिबंध। नशा मुक्त भारत अभियान यह सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों को केंद्रित करता है, जिसके तहत नशा मुक्त भारत का प्रोग्राम चलाया जाता है। उसके बाद वैश्विक प्रयास क्या है, तो वैश्विक प्रयास में हम बात करें नारकोटिक्स ड्रग पर संयुक्त राष्ट्र यूएन कन्वेंशन 1961 याद रखिएगा। साइकोटॉपिक पदार्थ पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1971 याद रखना है। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोटॉपिक्स पदार्थों पर अवैध यातायात के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 1988 आपको याद रखना है। जो ट्रांस नेशनल क्राइम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNTOC को 2000 को याद रखना है। उसके बाद अफीम का औषधीय उपयोग हम कैसे करते हैं, बहुत से औषधीय उपयोग होता है। 1000 ईस्वी के पूर्व ही लगाया गया था इसका पता। उसमें धन्वंतरी निघुंट में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के उपाय के लिए इसका उपयोग प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कैसे अफीमों का उपयोग किया, मादक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। अशोक दूसरा सम्राट अशोक, उसने 1543 से 1605 में मालवा मध्य प्रदेश और मेवाड़ राजस्थानों के क्षेत्रों में बड़े पैमाने में अफीम की खेती की थी। केवल अफीम की खेती इस उद्देश्य से नहीं की गई थी कि नशा करना, उसके लिए जैविक दवाओं का निर्माण करने की बात की गई थी। अब अफीम खसखस याद रखिएगा, मार्फिन कोडेनिन, जो अफीम का पेड़ होता है उसमें मार्फिन, कोडिन, थैबाइन, नारकोटिन, पेपावरिन जैसे एलाइड होते हैं जो सब्सटेंस होते हैं, जिसमें एनालिजिस, एंटीट्यूबिस और एंटी स्पाइस्मोडिक्स गुण पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम किसी भी बीमारी का अगर उचित मात्रा में इसका उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारियां ठीक होती है। तो इस तरीके का उपयोग दवा निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार के जैविक रूप से जो हम लोग दवाएं बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम टॉपिक पाते हैं, निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के पेंशन के लेकर सुधार में लगातार बात चल रही है। तो देखिए, जैसे यूपीएस लागू किया गया यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है, उसके बाद आपको बातें उभर के सामने आई। तो यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी को क्या करेगा, राज्य की तरफ से इस स्कीम को लागू होने में 90 लाख राज्य कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे। तो सोच के देखिए, 90 लाख कर्मचारी इसका लाभ ले पाएंगे। तो निजी क्षेत्र, दूसरी तरफ देश में संगठित क्षेत्र करीब 78 लाख कर्मचारी अब भी 1000 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम जो पेंशन से गुजारा करना पड़ रहा था। यूपीएस की घोषणा के बाद ट्रेड यूनियन निजी सेक्टर कर्मियों के में भी प्रतिमाह 10,000 रुपये अधिक पेंशन को लेकर आवाज़ उठाने लगी। तो ट्रेड यूनियन जो होंगे अब लगातार इसकी मांग करेंगे। अब चीज़ें और भी बदलेगी, सरकार पर निजी दबाव बनेगा, वित्तीय समावेशन की बात होगी, सरकार कैसे पैसा इकट्ठा करेगी, इन सभी लोगों को पैसा देने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज उभर कर सामने आएगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा, निजी सेक्टर कर्मियों के लिए भविष्य निधि जो PF फंड के पेंशन दी जाती थे, जिसका संचालन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन करता था, EPFO करता था, वो अब क्या करेगा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो इंटक के महासचिव जो संजय कुमार सिंह है ने निजी सेक्टरों के कर्मियों के लिए न्यूनतम पेंशन प्रतिमाह 10,000 रुपये करने की मांग की। जो पुरानी मांग है यह की गई है। अब लगातार देखिए 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। अब जैसे ही इनकम टैक्स देते हैं, निजी सेक्टर के कर्मी भी इनकम टैक्स देते हैं, GDP में योगदान देते हैं, सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए, बातें आ रही है। अब 18.5% योगदान देगी तो निजी सेक्टर कंपनियों ऐसा भी कर सकती है। तो लगातार वित्तीय दबाव बढ़ने की बात होगी। अब देखिए, वित्तीय दबाव के बोझ की बात यहाँ से देखिएगा। 1991 में केंद्र सरकार पेंशन बिल में 3272 करोड़ रुपये, तो राज्य 3131 करोड़ रुपये का था। अब 2020-21 में यह पेंशन बिल कितना हो गया, 1,90,886 करोड़, राज्यों का 3,86,001 करोड़ रुपया हो गया। तो देख सकते हैं किस तरह का वित्तीय बोझ बढ़ रहा है, लगातार चीज़ें बढ़ रही है। मैं शुरुआती दौर में कल मैंने ये बात बोली थी, पर एक मैं हमेशा आप लोगों को बात बताता हूँ कि जिसमें आपको राज्य को एसेट निर्माण करने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए, जिससे वह वित्तीय समावेशन कर सके। उसके लिए सरकार को R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर वित्तीय आवंटन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार के जो अतिरिक्त बोझ बनते हैं वो कम होंगे। पर राज्य सरकार जैसे ही इसकी डिमांड करेगी तो वो केंद्र की ओर मुंह देखेगी कि वो पैसा उसे देगा, कुछ अनुदान देगा। तो इस तरीके से मामला जो हम क्या करते हैं कि हम जो राजकोषीय नीति का कॉन्सेप्ट लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है।
तो इस तरीके से आप देखते हैं कि लगातार वित्तीय महंगाई भत्ते की डिमांड हो रही है, सारी चीज़ें बात हो रही है। तो हमें एसेट की बात लगातार करनी चाहिए, एसेट की बात हमें लगातार करनी चाहिए। रीज़न होगा उससे पहले हम वित्तीय दबाव ना हो, इससे राजकोषीय जो हम समायोजन करने का प्रयास करें उसमें कहीं कहीं समस्या क्रिएट ना हो जाए। तो सबसे बड़ा समस्या सरकार के पास यही होगी, यूपीएस जब लागू करेगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करेगा तो ये सब चीज़ें हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम जो यूपीएस है, एनपीएस है, ओपीएस है, अर्थात यूनिफाइड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो इसके रूप में देखिएगा आप लोग, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा आप लोग भी। चलिए हम बात करेंगे इसी में कि जब नेशनल पेंशन स्कीम की बात हुई थी लेकर सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए वर्तमान सरकार के यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से नई पेंशन स्कीम लेकर आई। अब यह बात बहस हो रही है कि कौन सी पेंशन स्कीम अच्छी है। तो इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि यूपीएस का विचार है, यूपीएस के तहत सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार हर कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उसके अंतिम 12 माह के औसत वेतन की महंगाई भत्ते के आधा और यानी 50% पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ऐसी नई पेंशन जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें बात हो रही है। सुनिश्चित पेंशन के अतिरिक्त फैमिली पेंशन, न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत और रिटायरमेंट के ग्रेजुटी जो है के अलावा एक मुश्त भुगतान में यूपीएस का फीचर शामिल है। इस स्कीम में कर्मचारियों के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, वहीं सरकार 18.5% का योगदान करेगी। ये बातें यूपीएस में की गई है। एनपीएस में जो था कि एनपीएस शुरुआती रिटायरमेंट प्लान के तौर पर जनवरी 2004 में लाई गई थी। शुरुआत में यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए 2000 में थी के लिए लागू थी। 2009 में इसे सभी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। तो जो एनपीएस है, 2 तरह के खाते खोलने की सुविधा मिलती है। पहले मुख्य खाते की तरह टीयर 1 को कहा गया, जिसमें बात क्या हो रही थी कि कर्मचारियों के सरकारी योगदान इसी खाते में जमा होगी। ज़्यादा बचत अपनी सुविधा अनुसार निकासी और के लिए कर्मचारी दूसरा या टीयर 2 खातों को खोल सकता है। टीयर 2 वही खाते खोल सकता है जिसके पास पहले से टीयर 1 खाता। तो इस तरीके से कुछ बातें कही गई थी, जिसमें इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को कुल फंड का 60% एक मुश्त मिलता था। बाकी 40% रकम से वो क्या कर सकता है, एक प्लान ले सकता था, एन्यूटी का प्लान ले सकता, खरीद सकता था, कोई योजना खरीद जिसमें हर माह उसे पेंशन मिलती रहती। उससे एनपीएस पेंशन के तौर पर एक तय रकम का वादा नहीं करती थी, ध्यान रखिएगा, यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पर यहाँ तय रकम का वादा करती है। इस न्यू पेंशन स्कीम में जैसे आपको प्रॉफिट होता है उसी के अनुसार पेंशन दी जाती है। एनपीएस में कर्मचारी को अपने बेसिक वेतन का 10% योगदान और सरकारी कर्मचारी को जो बेसिक था उसका 14% योगदान करती थी। अब ओल्ड पेंशन स्कीम था, कर्मचारियों के पेंशन के लिए कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। इसमें कर्मचारी आखिरी वेतन का 50% पेंशन के तौर पर मिलता था। इसमें महंगाई के हिसाब से पेंशन बढ़ोतरी होती रहती थी। कर्मचारियों की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का लाभ जारी रहता। सीधा सीधा यह कॉन्सेप्ट अपनाया गया था, पर यहाँ पर कुछ बातें अतिरिक्त दी गई है, यहाँ पर कुछ कंडीशन था। तो इस तरीके से तीनों अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर आता था। तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर चर्चा विशेष होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस हो गया है, थोड़ा सा डॉगी की पड़ोसियों का डॉगी थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव है, कोई बात नहीं। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देश में सभी पंचायतों में होगी सहकारी समिति। ऐसी केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी रायपुर में सहकारिता को लेकर समीक्षा बैठक की। देश के सभी पंचायत एक सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जो सहकार समृद्धि के स्वप्न को बातें करते हैं। नफेड की बात हो रही है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जो NCCF पोर्टल प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स पूर्ण पंजीकरण का आह्वान किया। जिला सहकारी, केंद्रीय बैंकों, व्यापारियों, पैक्स, सहकारी समितियों अनिवार्य खाते खोलने की बात की है। इस तरीके से कुछ बातें उभर कर सामने सहकारी समिति के संदर्भ में। तो सबसे पहले देखेंगे भारत में सहकारी क्षेत्र का विकास कैसे होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 था, उसमें व्यापारिक सामुदायिक विकास के लिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के कार्य किए गए। उसके बहुस्तरीय सहकारी समिति अधिनियम 2002 जिसके तहत गठन किया गया समितियों का और कार्यप्रणाली हेतु प्रावधान किए गए। उसके बाद
बाद नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना 2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके तहत मौलिक अधिकार में इसे स्थापित करके अनुच्छेद 19 में इसे क्या किया जाता है, सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आपको ध्यान रखना सहकारी समितियों राज्य की नीतियों का नया निदेशक सिद्धांत लागू किया जाता है। अनुच्छेद आपको जो 43B है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ना, उसमें लागू किया जाता है, मौलिक अधिकार में लागू किया जाता है। इस तरीके से हमें राज्य का दायित्व भी होता है, व्यक्तियों का भी दायित्व इसके संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। संविधान में सहकारी समितियों शीर्षक से एक नया भाग जोड़ा गया, जो आपको कितना है 9B में आपको अनुच्छेद 243 से लेकर ZS से लेकर 243 ZT अर्थात पंचायती राज व्यवस्थाओं में भी चीज़ें शामिल की गई। अब इस तरीके से देखते हैं बहुस्तरीय सहकारी समितियां जो MSCS जो था, नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने के संसद को अधिकार दिया गया। साथ ही अन्य सहकारी जो समितियां हैं उसके लिए राज्य विधानसभाओं को अधिकार सौंपा गया। तो दोनों स्तरों पर अधिकार बनाने के लिए जो सरकार प्रतिबद्ध हुई। उसके नफेड, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नफेड की स्थापना 1958 में की गई थी, जो कृषि उपयोग विभिन्न कार्य हेतु सरकारी क्षेत्र जो सहकारी क्षेत्र है उसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ संबंधी कार्य करता है। तो सहकारी विपणन जो संघ है उसका निर्माण करवाता है, उसका क्रियान्वयन करता है, उसका प्रबंधन करता है। राज्य सहकारी विपणन समितियां क्या करती है, यह आपको सहकारी समितियों गठित करता है राज्य के स्तर पर, जो कृषकों को सहकारी भूमिका और सहयोग प्रदान करता है। तो राज्य स्तर पर यह कार्य करेगा। नेक्स्ट उसके केंद्रीय विपणन समितियां, केंद्र सरकार जो है केंद्र स्तर पर जिला और अंतर जिला व्यापार को संबंधित कार्य सहकारी समितियों गठित की जाती है। कृषक की सहकारी भूमिका सहयोग प्रदान करने केंद्रीय विपणन समितियों को गठित किया जाता है, जिसकी बात लगातार हो। ट्राइफेड, ट्राइबल्स कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड की स्थापना अगस्त 1987 में की जाती है। यहाँ से कितने प्रश्न आपको PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए, आप जाके देखिएगा। अब इस तरीके से देखिएगा, जनजातीय लोगों के उत्पादों को और वनों के उत्पादों के एकत्रीकरण के लिए, प्रसंस्करण के लिए, भंडारण के लिए, विकास के लिए प्रमुख एजेंसी के रूप में ट्राइफेड काम करता है। तो चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ट्राइफेड वर्तमान में इनके अध्यक्ष कौन है, ट्राइफेड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और यह किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसे मुझे बताइएगा। चलिए कमेंट सेक्शन में बताते हैं, आगे चलते हैं। कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास लगातार कीजिएगा। हाँ, कुछ कॉपियाँ आई हैं, उसे मैं आज रिव्यू करके आज नाइट में आपके टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग अपनी कॉपियाँ मेंस वाली देख लीजिएगा। चलिए, एक टॉपिक है विवाह अमान्य होने पर गुजारा भत्ता देने न देने सुप्रीम कोर्ट का विचार करेगा। क्या है, ध्यान रखिएगा, अभी एक विवाद चल रहा है जिस पर अमान्य घोषित हो गया विवाह, तो क्या भरण पोषण यानी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, ऐसे मामलों में भरण पोषण दिया जाएगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीश की पीठ विचार करेगी। 2 न्यायाधीशों की पीठ के परस्पर विरोधी फैसले को देखते हुए अब विचारों पर यह तीसरा पीठ बनाया गया है, जिसमें 3 न्यायाधीशों की पीठ बनेगी। अब यह हिंदू विवाह अधिनियम धारा 24 और 25 की व्याख्या का मुद्दा है, जिसमें बातें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जो यह फैसले होंगे बहुत ही निर्णायक होंगे। तो देखिए, क्या है हिंदू विवाह में प्रावधान जो इस तरीके के विवाद क्रिएट हो गया है, जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 वैवाहिक विवाह अदालत में लंबित रहने के दौरान अंतरिम भरण पोषण का प्रावधान करती है, जबकि धारा 25 अस्थायी भरण पोषण का प्रावधान करती है। तो हिंदू विवाह जो अधिनियम की धारा 11 कहती है कि अगर धारा 5 में दी गई शर्तों जैसे विवाह के समय न हो वर की जीवित पत्नी हो, न ही वधु कोई जीवित पति होना चाहिए, यानी द्वितीय विवाह तत्व शामिल नहीं होनी चाहिए, तभी आपको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ऐसी बात है। दूसरा दोनों पक्षों के बीच पति पत्नी संबंध की निश्चितता नहीं होनी चाहिए, अर्थात किसी प्रकार का पति पत्नी संबंध नहीं होना तभी मिलेगा। तीसरा, तीनों पक्ष रूढ़ि प्रथाओं के मुताबिक संपीड़नीय नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में संपीड़नीय का कॉन्सेप्ट आया था, याद है, मैंने कुछ दिन पहले इस पर चर्चा किया था जब वीडियो एनालिसिस कराता था, वो इसमें लागू नहीं होना चाहिए। इन शर्तों का उल्लंघन होने पर विवाह शून्य या अमान्य होगा। दोनों में किसी भी पक्षकार की अर्जी विवाह शून्य के अमान्य घोषित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर बनी रहती है कि आपसी संबंध बनाए रखते हैं, द्विविवाह तत्व शामिल होता है, तो ये सब तत्वों के आधार पर आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा। पर मौजूदा मामले में निचली अदालत ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया था। इसके बाद पत्नी ने भरण पोषण की अर्जी दी और हाई कोर्ट में भरण पोषण देने के पति को आदेश दिया, जिसके खिलाफ पति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी।
निकालिए, रीजन समझने का प्रयास कीजिए। ये कॉन्सेप्ट आपको तीनों, अब इस मामले में हम लोग देखेंगे क्या परस्पर मामला आता है, सुनाई देता है, दिखाई देता है, तो हम वेट करेंगे। पर इससे पहले भरण पोषण देने के समक्ष ये फैसले क्या आए थे। यमुनाबाई अनंतराव आधव बनाम अनंतराव शिवराम आधव 1988 का मामला था। अब्यायोला रेड्डी बनाम पदम्मा 1999 का मामला आपको भरण पोषण के मामले में था। नवदीप कौर बनाम दिलराज सिंह 2003 का मामला था। भाऊ साहेब बनाम लीलाबाई 2004 का मामला। सविताबेन सोमाभाई भाटिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात का मामला। भरण पोषण देने के विरोध में फैसले, जिसमें 2 फैसले महत्वपूर्ण हैं। चांद धवन बनाम जवाहरलाल धवन 1993 का मामला। और फिर रमेश चंद्र राम प्रताप जी दागा बनाम रामेश्वर रामचंद्रन दागा 2005। तो ये कम से कम एक्ट याद रखिएगा, ये जो जो निर्णय आए हैं, जिस पर न्यायालय ने अपनी अपनी बातें दे रखी है, इसको याद रखिएगा। जब यह फैसला आएगा, इसकी चर्चा इनकी जरूर होगी, तो हम उस दिन विशेष चर्चा इस पर करेंगे। फिलहाल इसका न्यूज़ कटिंग आपको यहाँ से कर लेना है, इसको कर लेना है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करेंगे इसी में। अब सोमालिया, तंजानिया, सूडान से चीते लाए जाएंगे, भारत सरकार ऐसी विचार कर रही। देखिए पहले उससे पहले दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया से आपको लाया गया चीता, पर वो दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले चीते थे, जो भारत के स्थानीय समयावधि वातावरण में क्या फिट नहीं हो पा रहे थे। इसलिए अब भविष्य में सोमालिया, तंजानिया, सूडान और भूमध्य रेखा के करीब या उत्तरी गोलार्ध के अन्य देशों से चीते मंगाने की बात हो रही, क्योंकि भारत में उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो इस प्रकार के वातावरण जो जिन देशों में वहाँ से लाने की बात हो रही। तो ये पीटी फैक्ट है, थोड़ा सा अपडेट रहिएगा, आने वाले समय में हम ये सब चीज़ों को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लेटरल एंट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस साल का टॉपिक में आपको सब जगह पूछेगा, पीटी में पूछेगा, मेंस में भी पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछेगा, तो तीनों जगह आप तैयार रहिएगा इसके लिए। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यह हम चीज़ों को देखेंगे, जैसे लोकतंत्र में विपक्ष अहम भूमिका, विपक्ष की जिम्मेवारी और सरकार के मनमानी नीतियों पर सवाल उठाए, राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर क्या करें, रचनात्मक सहयोग करें। हालांकि लोकतंत्र आजकल हम बात विरोध करना, विपक्ष अपना अधिकार सा मानने लगा, ऐसी बातें की जा रही है। भारत में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखती, जिस लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के जरिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारें प्रमुख पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति करती रही थी। आज विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस भर्ती इस तौर तरीके पर सवाल उठा रही है। अब ये आंकड़े से हम इसे प्रूव कर सकेंगे, जो आगे हम बात करेंगे। अब देखिए फेयरलिस्ट लंबी है, लेकिन सैम पित्रोदा, नंदन नीलकिले, मनमोहन सिंह, मॉन्टेंग से अवालिया जैसे नाम इसी व्यवस्था के जरिए पदासीन हुए थे। अब विपक्षी दलों के विरोध चलते अब केंद्र सरकार इस सुधारवादी नीति के पीछे हटना पड़ा। विपक्ष के विरोध के नाम पर विरोध करने की प्रवृत्ति पड़ताल आज इसके समक्ष मुद्दा है। अब मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, नीयत सही होनी चाहिए, प्रक्रिया गलत नहीं हो, प्रक्रिया गलत होती है, नीयत सही होता है। अगर सही है तो प्रक्रिया को अगर हम सही कर ले तो वो व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाती है। नहीं तो नीयत मेरा बेहतर है, प्रक्रिया गलत है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। तो क्या ये जो प्रक्रिया नंदन नीलकले, मनमोहन सिंह, सैम पित्रोदा का जो प्रक्रिया थी, मॉन्टेंग से अवालिया, क्या ये हमारे राष्ट्र के निर्माण में कुछ योगदान किए थे सकारात्मक? हालांकि उनके नकारात्मक भी पक्ष है, पर इनके बहुत से सकारात्मक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इसका मतलब लेटरल एंट्री गलत नहीं थी। जो लोग व्यक्तिगत तौर पर बेहतर समायोजन कर पाए अपने कार्य और दायित्व को, उन्होंने हमें बेहतर संसाधन भारत को दिया, तो इस तरीके से भारत को बेहतर एक विकल्प दिया। तो इस तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है कि लेटरल एंट्री हमेशा गलत नहीं प्रक्रिया है, आपको प्रक्रिया हमेशा सही बनाने की आवश्यकता है। उसके व्यक्ति जो उसकी नियुक्ति होगी लेटरल एंट्री के माध्यम से, उसे जवाबदेह और उत्तरदायी नेतृत्व बनाने की आवश्यकता है, नैतिकता। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम देखते हैं इसके बारे में। वर्ष 1954 में जो IMF में काम कर चुके IT पटेल जो आर्थिक सलाहकार बनाए गए थे, जो IG पटेल, अब आगे चलकर आर्थिक मामले के विभाग के सचिव और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी बने। वो 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पूल शुरू किया था। मंतोष सोढ़ी सरकार में शामिल हुए और भारी उद्योग विभाग के सचिव बने। तो इस तरीके से इनका भी लेटरल एंट्री होता है। तो लेटरल एंट्री केवल
यूपीएससी में नहीं हो रहा है ना, आप व्यवस्था में लेटर एंट्री कर रहे हो, उसकी बात हो रही थी। यूपीएससी के माध्यम से लोगों को ये और भी विकल्प दिए जा सकते थे। 1971 में मनमोहन सिंह को लाया गया, वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार बनाया गया, बाद में दूसरी भूमिकाएं नियुक्त किए गए, देश के प्रधानमंत्री बाद में वो नियुक्त बनते हैं। अब 2002 में वाजपेयी सरकार बिजली क्षेत्र में सुधार आगे बढ़ाने के लिए आरवी शाही को निजी क्षेत्र में लाकर ऊर्जा सचिव लाते हैं, तो निजी क्षेत्र के जो थे, इस तरह का लेटरल एंट्री लगातार होती रही शासन व्यवस्था में। जब हम बात करें ऐसी जमीन उतरी लेटरल कैसे उतरी है लेटरल एंट्री की व्यवस्था, तो ध्यान रखिएगा लेटर एंट्री का सीधा मतलब है सीधी भर्ती करना, यानी किसी तरह से परीक्षा के बिना उच्च पदों पर विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, और इसका मकसद सरकारी सेवाओं में विशेष ज्ञान कौशल वाले लोगों को लाना, जो मैंने कल आपको यह बताया था, आपको इन सब चीज़ों को समझाया भी था। तो इस तरीके से भारत के लिए लेटरल एंट्री एक नया विचार हो सकता है, लेकिन दुनिया के कई देश इसके लिए नियुक्तियाँ की जाती है। अगर हम बात करें अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड अपने यहाँ लेटर एंट्री की व्यवस्था संस्थागत रूप से दे चुके हैं, यहाँ वह सिस्टम का स्थायी हिस्सा बन गए। तो इस तरीके से हम देश के साथ अगर चलते हैं, देश की नीतियों के साथ चलते हैं, तो जो आसपास के देशों में ये चीज़ें हो रही हैं ना, तो हमें उसके दौर के साथ चलना चाहिए। अब सप्रसंग सरकार जो थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने पेश किया लेटर एंट्री का विचार। तो लेटरल एंट्री क्या है? लेटरल एंट्री तो सबसे पहले विचार कांग्रेस ने अगुवाई वाली सप्रसंग सरकार ने पेश किया था। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे एआरसी कहते हैं, उसके पुरजोर से समर्थन किया था। एआरसी को भारत के प्रशासनिक तंत्र का ज़्यादा प्रभावी, पारदर्शी और आम नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के सुधारों की सिफारिश का काम सौंपा गया था। उस रिपोर्ट ने भी लेटरल एंट्री को क्या किया था? समर्थन किया था। इस तरीके से वो रिपोर्ट भी बात करें, लेटर एंट्री की सिफारिश की बात जो होती है, उसके संदर्भ में देखिए दूसरे एआरसी रिपोर्ट की 10वीं रिपोर्ट जो थी, दूसरे एआरसी जो आपको प्रशासनिक सुधार आयोग, उसकी 10वीं रिपोर्ट जो थी, सिविल सेवाओं में कार्मिक प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता पर जोर देने की बात की गई थी। आयोग ने प्रमुख सिफारिशों में से एक विशेष ज्ञान और कौशल की जरूरत वाले उच्च सरकारी पदों के लिए लेटरल एंट्री शुरू करना, इसके लिए एक रोड मैप भी दिया था, जिसको अनुसरण नहीं हो पाया था। धीरे धीरे अनुसरण छोटे छोटे मात्रा में हो रहा था, पर उसने एक रोड मैप दिया था कैसे हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, प्रशासन का कैसे क्रियान्वयन कर सकते हैं। इन सब मुद्दों, सरकारी तंत्र में विशेषज्ञों की जरूरत की बात की गई थी। एआरसी का कहना था कि कुछ सरकारी पदों में विशेषज्ञ की जरूरत है, पारंपरिक सिविल सेवाओं को यह हमेशा उपलब्ध नहीं होता है। एआरसी ने इस कमी को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों में पेशेवरों की भर्ती की सिफारिश की थी, जिसके माध्यम से वो बेहतर प्रबंधन कर सके, देश का विकास कर सके, देश में बेहतर योजनाओं को लागू करवा सके। इस तरीके से बात हुई थी। पेशेवरों को टैलेंट पूल बनाने की बात हो रही थी, जिसमें एआरसी का रिपोर्ट जो था, प्रस्ताव था, उसमें पेशेवरों को, जो पेशेवर हुआ करते थे, वो एक टैलेंट पूल के रूप में उसका छोटी अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर सरकार में शामिल करना, उनके नीतियों को लागू करवाना, उनके नीतियों का किसी भी योजनाओं के संदर्भ में उनकी राय जानने के लिए किया गया था। यह पेशेवर जो होते अशास्त्रीय, वित्त, प्रौद्योगिकी, पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में नया नजरिया और विशेषज्ञता लेकर आएंगे, ऐसी बातें इनके एआरसी के रिपोर्ट में कही गई थी। मेरिट आधारित चयन की प्रक्रिया की बात की गई। एआरसी ने सीधी भर्ती के लिए पारदर्शी और मेरिट आधारित चयन प्रक्रिया पर जोर दिया। आयोग ने सुझाव दिया कि भर्ती और प्रबंधन के लिए समर्थित एजेंसी स्थापित की जाए, तो जाके वो केवल उसका काम करे, लेटरल एंट्री वाले लोगों को लेटरल एंट्री करवाए, उसमें वो पारदर्शी और मेरिट अर्थात इंटरव्यू के माध्यम से या अन्य विकल्प के माध्यम से उसका चयन कर सके। इस तरीके से मजबूत प्रदर्शन प्रबंधन तंत्र की बात की गई थी। एआरसी ने लेटरल एंट्री के जरिए आने वाले पेशेवरों को उनके काम के लिए जवाबदेह बनाने और नियमित तौर पर उनके योगदान के लिए आकलन करने के लिए मजबूत प्रदर्शन प्रबंधन तंत्र विकसित करने की बात की थी। तो इस तरीके से प्रदर्शन जो प्रबंधन तंत्र होता, वो उनका आकलन करता, तो उनका अगर बेहतर होता पर स्कोर, तो वो फिर से उनकी नियुक्ति होती, अन्यथा दूसरे को अवसर दिया जाता। तो हम इस तरीके से देश में विविध लोगों को लेटरल एंट्री के माध्यम से राज्य की योजनाओं के लिए, केंद्र की योजनाओं के लिए, केंद्र के फीडबैक समस्याओं का समाधान के लिए हम इनका नियुक्ति कर सकते थे। तो यह बेहतर समाधान था। सिविल सेवाओं के साथ विलय करने की बात हो रही थी, जिसमें एआरसी के सिविल सेवाओं की सीधी भर्ती की बात हो रही थी। आने में पेशेवरों का विलय जोर दिया गया। आयोग का मानना था कि विलय इस तरह होना चाहिए कि पेशेवरों को विशेषज्ञता का लाभ मिल सके, सिविल सेवा अखंडता उसकी मूल रूप से प्रकृति बनी रहे, ताकि दोनों अस्थायी और अस्थायी कॉन्सेप्ट जो था वो प्रभावित ना हो, क्योंकि जो सिविल सेवा के माध्यम से जो लोग आएंगे अस्थायी लोग होंगे ना। अब यह तो जो
आपको लेटरल एंट्री क्या है वो अस्थायी होगा। तो दोनों के बीच एक समायोजन पूल का निर्माण करके हुए काम करने की बात की जाती है, ताकि हम दोनों लोगों का लाभ ले सके। 2018 में लागू हुई लेटरल एंट्री स्कीम। तो लेटरल एंट्री स्कीम जो था वो औपचारिक रूप से तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2018 में लागू। इसके तहत पहली बार संयुक्त सचिव और डायरेक्टरों के पद पर निजी क्षेत्रों के सार्वजनिक क्षेत्रों के पेशेवरों को आवेदन में आमंत्रित किए गए थे, उनके बाद एंट्री किया। 2018 में संयुक्त सचिवों की भर्ती के जरिए एआरसी के विजन को लागू किया गया। तो सरकार तो वही कर रही है ना जो पहले एआरसी रिपोर्ट दे रखी है, वो जो जिस तरह का रोड मैप दे रखी है। तो इसके बाद भी विरोध, इसका गठन कौन किया था, एआरसी का कौन गठन किया, प्रशासनिक आयोग का गठन कौन किया था, वो कांग्रेस की सरकार की थी। तो इस तरीके से समझने की आवश्यकता, हमें विवादों में तब पड़ना चाहिए ना जब आपको उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको पता ना हो। हाँ, हम इससे नहीं प्राप्त कर सकते, इससे पहले आपने नियुक्तियां कर रखा है और नियुक्तियों के आधार पर बहुत से लोगों ने क्या किया, देश का समृद्ध योजनाओं को लागू करवाया। उसके लिए योग्यता आधारित जो कॉन्सेप्ट उसको प्रूव्ड किया है। तो इस तरीके से उसने अपना पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखा रखा है। तो क्या अब लेटरल एंट्री हम केवल इस मुद्दे पर कर सकते हैं, उसको बैन कर देना चाहिए? कुछ हम नियुक्ति की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बना सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। आप विपक्ष का काम ही यही है कि आप सरकार की नीतियों का आलोचना करें, पर इसका मतलब यह नहीं कि जो आपने पहले कर रखा है आपने उसका बेस्ट विकल्प लाया। तो क्या यह जो वर्तमान सरकार वो बेस्ट विकल्प नहीं लाएगी? तो इस तरीके से समायोजन करने की आवश्यकता है, न कि आपको विरोध के लिए खुट्टा गाड़ देना या व्यवस्था को बंद कर दो और उसके लिए ऐसा माइंड सेट क्रिएट कर देना जिससे देश के जो आम जनता है जो समझ ही नहीं पाती कि क्या कॉन्सेप्ट है, वो उसी इन्फ्लुएंस में प्रभावित हो जाना। यह कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने चाहिए। कुल मिलाकर बात है कि आपसे लेटरल एंट्री के बारे में पूछे तो आपको एआरसी के रिपोर्ट के इधर उधर कहीं नहीं भागना है। एआरसी ने जो रोड मैप दे रखा उसी के बारे में बात करना, और एआरसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो सेगमेंट है उसको अच्छे से आप लोग पढ़िए, 10वीं रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। और एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आप यूपीएससी की बात कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की बात कर रहे हो, प्रशासनिक सुधार आयोग आप लोगों को पता होना चाहिए क्या रिपोर्ट देता है। तो फर्स्ट का सेकेंड का आपको जरूर याद होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी कॉन्सेप्ट में। एआरसी अपने सिफारिश में पारंपरिक सिविल सेवाओं में विशिष्ट कौशल का एकीकरण करने की बात की थी, अर्थात विशिष्ट कौशल स्पेशल जो आपको नॉलेज किसी के पास है उसको क्या करना, लाना है, एकीकरण करना, ताकि देश इससे लाभ ले सके। ये सब बातें हुई थी। नेक्स्ट है, पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का तैयार की थी जमीन, उसने भी बातें कर रही थी। मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में पहले प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में किया था। उसमें बाद हनुमंता ने मोरारजी देसाई की जगह स्थान ली थी। तो उसने आयोग ने भविष्य में सिविल सेवाओं के विशेषज्ञता पर जरूरत करने के लिए एक विमर्श जमीन तैयार किया था। इसने ही पहले बात कर रखा था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार हमें क्या करना, अपने नौकरशाही को बेहतर करने के लिए तेजी से बदलते देश की चुनौतियों के समान कर सके पेशेवर रवैये, प्रशिक्षण, कार्मिक प्रबंधन सुधार जोर दिया जाए। भारत सरकार काफ़ी पहले से उच्च पदों पर प्रतिभाओं को शामिल करती रही है। तो इस तरीके से लेटरल एंट्री को और भी मजबूत करने की बात की। हालांकि नाम नहीं दिया था लेटरल एंट्री। तो आपको ये समझना चाहिए कि आमतौर पर ये नियुक्तियाँ सलाहकार होती हैं और यह अस्थायी होती है ना। सरकार के लगेगा कि यह काम बेहतर नहीं करा, उनको हटा दिया जाएगा, बेहतर काम किया जाएगा, उनको एक्सटेंड किया जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको यूएन में काम कर रहा है, जैसे अभी कंबोज जी बाहर आई, कंबोज जी अभी उनका रिटायरमेंट हुआ ना अस्थायी पद, अब वो आके भारत सरकार के किसी सचिव पद पर काम करे या किसी और मंत्रालय के लिए किसी और चीज़ के लिए इनको दिया जाए, तो क्या आपको नहीं लगता यह देश के लिए सबसे बेहतर विकल्प लेकर आएगा? क्या इनकी योजनाओं को, उनकी क्षमताओं को केवल रिटायरमेंट के कॉन्सेप्ट में ही सीमित करके रखा जाए, या हम बोले मेट्रो राघवन जी जो बनाए थे, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, क्या आप समझ सकते हैं मेट्रो जो देश में कितना विकसित हुआ, किस तरीके से वो शहरीकरण को बढ़ावा दिया? अगर उन जैसे व्यक्ति को अगर हम लेटरल एंट्री नहीं देते, उनको विशेष सुविधाएं नहीं देते, तो क्या वो काम कर पाते? तो सोच के देखिएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम केवल क्षमताओं को उनके पदों तक ही सीमित नहीं रख सकते, देश की क्षमताओं तक उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है।
उदाहरण के लिए जैसे इनके द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्ति पारंपरिक तौर पर लेटर एंट्री के जरिए होती है। नियम के अनुसार इस पद के लिए अभ्यर्थी की उम्र 45 वर्ष कम होनी चाहिए, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री होना चाहिए। इसके बाद कई अन्य लोगों के सरकार सचिव स्तर पर नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे आपको नियुक्तियां सलाहकार के तौर पर जो की गई थी तो उसके बारे में बात की गई है। तो आप देखते हैं कुल मिलाकर यही बात हो रही कि लेटर एंट्री के लिए प्रथम प्रशासनिक सुधार, द्वितीय प्रशासनिक सुधार भी बात कर रखा है। अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है। तैयार रहे सरकारी तंत्र, नहीं है सरकारी तंत्र, उसके लिए मौजूदा समय में लेटर एंट्री की बात जो है आरक्षित क्यों होना चाहिए, ऐसे बात आपको हो रही है। कुल मिलाकर हम जो बात किए हैं अभी ना, उसी के संदर्भ में ध्यान रखें, लेटर एंट्री आरक्षण का सवाल बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमें चिंता इस बात की करनी चाहिए लेटर एंट्री की नीति कैसे लागू की जाए। अच्छी बात है, लेटर एंट्री पर बहस हो रही है, इससे नागरिकों के बारे में जानने और सीखने का मौका मिलेगा। नागरिकों ऐसी बहस का नतीजा हम जानते हैं कि लेटर एंट्री क्या है। हालांकि कई दशक पहले प्रशासन उच्च पदों पर लेटर एंट्री के जरिए नियुक्तियां होती रही है। अब है कि सरकार इसको न किस तरीके से जर्नलाइज कर सकती है, इस पर महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जैसे राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सकते हैं। अभी मैं वही सब बातें बोला जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई अलग बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। किसी भी कॉन्सेप्ट के बाद क्या वो सरकारी तंत्र जो हमारा बना हुआ है उसमें सहयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो देखिए, लेटरल एंट्री के बारे में जब भी बात होगी, पॉजिटिव एस्पेक्ट आपके पास बहुत होंगे, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट कम मिलेंगे। इसलिए अगर संतुलन की स्थिति बनाई जाए, संतुलन की स्थिति या तराजू में से तोला जाए, तो यही पक्ष आपको सबसे ज़्यादा दिखेगा। तो इसका मतलब लेटरल एंट्री सही चीज़ है। अगर हम मान लें, अगर आपसे पूछे कि लेटरल एंट्री के बारे में 25 सकारात्मक पॉइंट बताइए तो आप ज़रूर लिख दीजिएगा, पर वहीं 25 नेगेटिव पॉइंट पूछने को बैठ जाएं तो आपको 2, 4, 5 से ज़्यादा आपको लेटर एंट्री के बारे में नेगेटिव पक्ष नहीं दिखे, क्योंकि ऐसा इतिहास पहले से बना हुआ है। तो आपको ऐसे इसी आधार पर आपको समझ लेना चाहिए कि लेटर एंट्री का कॉन्सेप्ट सही है, गलत नहीं है। बस उसे प्रक्रिया को सही करने की आवश्यकता था, नियुक्ति प्रक्रिया को, जो नियुक्ति प्रक्रिया उनके संदर्भ में तो समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बात करेंगे 20वीं सदी में 6ठे, 7वें, 8वें दशक में उभरे सेक्टर का काम, शानदार काम किया। संविधान समीक्षा आयोग 2002, दूसरे प्रशासनिक जो सुधार आयोग था 2005, 6ठे केंद्रीय वेतन आयोग 2008, चुनिंदा सरकारी पदों के लिए लेटरल एंट्री की सिफारिश पहले ही समर्थन कर रखा। तो इन तीनों का नाम याद रखिएगा आप लोग। पहले मैंने प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक आयोग के बारे में विस्तृत चर्चा कर रखा। पिछले 5 वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग लेटर एंट्री के जरिए संविदा के आधार 63 व्यक्तियों की नियुक्ति किया। इसमें 57 लोग वर्तमान समय में काम कर रहे हैं। अब ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य सामने नहीं आया जो इस बात को इंगित करता तो इन लोगों ने मेरिट के अलावा किन्हीं और बातों के आधार पर नियुक्त किया गया। तो मेरिट आधार पर नियुक्ति की जा रही है तो विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको लगता है कि किसी क्षेत्र में जिसकी नियुक्ति अभी की गई है उससे बेहतर कोई योग्यता धारक है, उसकी आप सिफारिश कर सकते हैं, सरकार को उसका नाम दे सकते हैं, उनकी योग्यता को बता सकते हैं, उसके बाद उनके जगह नियुक्ति करवा सकते हैं। आप ऐसा एक लिस्ट दे सकते हैं ना। आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए विपक्ष को। तो यह नहीं कि एकदम खाना पानी लेकर बैठ गए हैं कि नहीं ये गलत व्यवस्था है। पूरा हमारा इकोसिस्टम 1947 के बाद लेटरल एंट्री से भरा पड़ा है। और ऐसे हजारों आपको विकल्प मिल जाएंगे, हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसको यह तथ्य सही दिखेगा कि लेटरल एंट्री के माध्यम से देश ने एसेट निर्माण किया है। तो इस तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे बात करेंगे। चलिए आपका प्रश्न आप लोग ले लीजिएगा। लेटरल एंट्री न केवल विरोध के पक्ष ही दृष्टिगत नहीं होते बल्कि सकारात्मक प्रशासनिक बदलाव के पक्ष भी दृष्टिगत होते। क्या आप इस तथ्य से सहमत है? इस शब्द सीमा है 250, इसको लिखकर आप युक्ति आईएएस का ऐप जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है, युक्ति आईएएस का, वो आपको जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो पैकेज बना हुआ है, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का, उस पर सेंड करना है। ठीक है ना, याद रखिएगा किस पैकेज में, किस ग्रुप में सेंड करना है, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस के ग्रुप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो पहले 2 दिनों का जो क्वेश्चन था आज रात तक मैं आप लोगों को रिव्यू करके ग्रुप में डाल दूंगा। 5-10 कॉपियाँ हो जाती हैं, 1000 कॉपियाँ हो जाती तब चीज़ों को करने में अच्छा लगता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। तो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का जो ये वीडियो है बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, पर इसके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट कंटेंट प्राप्त करने के लिए मात्र 599 रुपये के 1 ईयर वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है। तो यहाँ पर की पॉइंट प्राप्त करना है, प्लस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लेना है और वीकली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में भाग लेना है। तो आप इस पैकेज को ज़रूर परचेज कीजिए। और करेंट में अगर इशू आ रहा है
तो इस पैकेज के माध्यम से आप समाधान ढूंढ सकते हैं। इससे बेहतर विकल्प आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो आपको इतनी टॉपिकों पर एक दिन में चर्चा करा रहा हो। तो लगातार हम विषयगत चीज़ों को चर्चा करते हैं। हाँ, वीडियो लंबा होता है, समयबद्ध होकर आप चीज़ों को कवर करने का प्रयास कीजिएगा तो आपको सकारात्मक बदलाव। पुराने स्टूडेंट कमेंट में बता सकते हैं कि आपको लाभ हुआ या नहीं हुआ। इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। मैंने एक सर्वे कराया था जिसमें अभी तक 1 लोग क्या किए, सर्वे में भाग लिए। उनमें से 76 में से 95% जो था, जिनमें से इनमें जो कुल दिए गए उनमें 81% ऐसे हैं जो इनको लाभ मिला है। 76 से 95% जो दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस, हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस, जनसत्ता न्यूज़पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है, उसमें से आपको 81% ऐसे लोग हैं जिनको लाभ अपने कंटेंट में, अपने कॉन्सेप्ट में, अपने तैयारी में 76 से 95% लोगों को लाभ मिला है। तो सोच के देखिएगा यह कितना आपके लिए उपयोगी होगा। केवल मैं हवा में बात नहीं करता हूँ, आपको सारे तथ्य देता हूँ, सारे आंकड़े देता हूँ। उसके आधार पर आप PYQ से जाके क्वेश्चन को मिलाइएगा। आपको मेंस आंसर राइटिंग, मेंस का जो PYQ है उससे आप जाके मिलाइएगा सारे कंटेंट को। तो उसी एंगल में सारे आपको एनालिसिस कराए जाते हैं, जिस एंगल में मेंस के प्रश्न होते हैं, जिस एंगल में PYQ होते हैं। आपको PT का PYQ होता है। तो आप जाके एक बार जरूर समय दीजिए अपने लिए। आपको अधिकारी बनना है, आपको SDM और DM बनना है, तो आपको चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरीके से BPSC का टारगेट बैच और 71 BPSC का फाउंडेशन बैच, 71 BPSC का फाउंडेशन बैच चल रहा है, लॉन्च किया हुआ है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर रखा गया है। आप इसका लाभ लीजिए। लाभ लीजिएगा तभी समाधान ढूंढ पाइएगा। डेली MCQ भी कराया जाता है। आपको टेलीग्राम चैनल पर 30 से अधिक, कम से कम 30 क्वेश्चन जरूर होंगे। तो आप इसको लाभ लीजिए। 2 शिफ्ट में चलाया जाता है, सुबह और शाम को। सुबह 10 AM में और रात को 8 PM में आपको MCQ कराया जाता है। तो आप जाके देखिएगा शेड्यूल के साथ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहाँ से भी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। डिजिटल बैंकिंग के प्राथमिकता दे रहे 78% उपभोक्ता। देखिए, एक रिपोर्ट में बातें की गई है ना कि कोरोना महामारी के बाद हमने डिजिटल UPI सिस्टम को कितना बेहतर एडॉप्ट किया है। तो 80% से ज़्यादा वित्तीय संस्थाओं के कैशलेस लेन देन बढ़ावा बीते 2 वर्ष में। मैं अपनी बात करूं, मैं भी जब से दिल्ली में जब से रहा गया, जब से ये UPI सिस्टम आया, मेरे वॉलेट में पैसे रहने कम हो गए। अर्थात जो उपयोग का है, मान लीजिए 500, 1000, 2000 रुपया वॉलेट में रहता है। बाकी जितने भी लेन देन में, अपने रूम रेंट देना हो, अपने संस्थाओं के बारे में जो भी खर्च हो, सारे लेन देन ऑनलाइन करता है। जिससे 2-3 फायदे आपको समझने की आवश्यकता है। इससे जो वित्तीय लेन देन हो रहा है उस पर निगरानी सरकार रख पाएगी, आप रख पाएंगे। ये संस्थागत लेन देन होगा। कभी भी आप पर कोई किसी प्रकार का रेट पड़ेगा तो आप उसके लिए डाटा दे सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, एक फ्रॉड से बच पाएंगे जो आपको काला बाजारी में होता है। यह बहुत ही, जब से पैसा आया, काला बाजारी पैसों का कम हुआ है। आप इस चीज़ को आभास कीजिएगा। पुराने आपके नोटों में अब नकली नोट मिलते हैं, तो इसके चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम बात करें 60% ज़्यादा वित्तीय संस्थाओं का कैशलेस, 20% ज़्यादा वृद्धि हुई है। 50% बैंकों को डिजिटल सेवाओं के फिनटेक समझौते हुए। बिटकॉइन उत्पादों को भी मांग बढ़ रही है। इस तरीके से UPI कॉन्सेप्ट लगातार बढ़ रहा है और डिजिटल लेन देन लोग बढ़ रहे हैं। चलिए, एक न्यूज़ और है जो मैंने चर्चा कर रखा था, आप लोगों को बताया था। भारत करे दूसरे यूक्रेन शांति सम्मेलन शिखर की मेज़बानी, ऐसा जेलेंस्की के द्वारा कहा गया, जो आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कल ही ये बात बोला था, परसों भी ये बात बोला था, भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है रूस और यूक्रेन के युद्ध को कम करने या समाप्त करने में। तो इसके लिए विश्व का लोकतांत्रिक स्वरूप में बना रहना, देश का विभिन्न मुद्दों पर अपनी स्पष्ट राय रखना, वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को हमेशा बनाए रखना। हम G20 शिखर सम्मेलन देखो या इससे पहले विभिन्न मंचों पर भारत की अगुवाई में जो बातें आयोजन हुए हैं, या भारत UN के मंचों पर, या विभिन्न विदेशी जो द्विपक्षीय मंच होते हैं, बहुपक्षीय मंच होते हैं, उस पर भारत ने हमेशा अखंडता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता
और उसके बाद राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करता रहा। तो इस तरीके ग्लोबल जो भारत ने ग्लोबल कॉन्सेप्ट दे रखा है ना, उसी के आदि मुरीद सभी देश बने हुए हैं। तो इसलिए मेजबानी की बात आपको जेलेंस्की के द्वारा की गई है, जिसमें आपको पता हो दूसरा शांति शिखर सम्मेलन भारत में होने की बात करें कि भारत में कराया जाए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो वहाँ पर ऐसे अवसर ढूंढे जा सकते हैं। और मैंने कुछ दिन आपको कल ही बताया कि 15 से 1 महीना वेट कीजिए, कुछ सकारात्मक पॉजिटिव एस्पेक्ट जरूर नज़र आएंगे। जिस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं, जिस दिशा में सरकारें बढ़ रही हैं, जिस दिशा में संस्थाएं बढ़ रही है, हो सकता है रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे और यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए एक केस स्टडी होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ें हम लोग वेट और वॉच करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, बैसाखी के सहारे तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराकर बनाया कीर्तिमान। बिहार के सारण जिले के पर्वतारोही उदय कुमार, ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बीपीएससी में इस बार प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है पीटी में। तो 35 साल के ये हैं। बैसाखी, इनका एक पैर नहीं है। बैसाखी के सहारे वो क्या किए, ऐसा करने वाले पहले पुरुष हैं जिन्हें बैसाखी के सहारे 19,341 फीट ऊंचे किलिमंजारो पर्वत पर शिखर पर अपना फतह किया है, वहाँ जाके झंडा फहराया है। अब तंजानिया, अफ्रीका देश की तंजानिया सबसे ऊंची पर्वत शिखर है। चोटी पर तिरंगा लहराने वाले इन स्वतंत्रता दिवस के दिन चुना था और 7800 वर्ग फीट पर तिरंगा लहराकर अपना देश मान बढ़ाया। K2 के कंचनजंगा से किलिमंजारो मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में भारतीय टीम की अफ्रीकी देश तंजानिया सबसे ऊंची चोटी पर किलिमंजारो पर चढ़ी। अब ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आपको पीटी फैक्ट याद रखना है। तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं जहाँ से कीर्तिमान बनता है या फर्स्ट बार ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है, पीटी फैक्ट याद रखना है। और नवंबर में होगा वार्ता अगला दौर, जो भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक व्यापार सहयोग समझौता हो रहा है। तो इसके बाद हम लोग स्पेशल कैटेगरी में काम करेंगे। अभी हमारे पास CEA वार्ताएं का अगला दौर हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, भारत किन देशों के साथ FTA किए हुए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए हैं, किस देश के साथ इस प्रकार के आर्थिक सहयोग समझौता किया हुआ। मैंने पहले लिस्ट भी दे रखा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा यह सहयोग समझौता कर रखा है, ठीक है ना। चलिए, 2 कॉन्सेप्ट है, बताइएगा, दोनों के आधार पर आकलन किया जाएगा। बाकी हम बात करेंगे भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार 2023-24 24 अरब डॉलर का रहा है। तो ये पीटी फैक्ट याद रखिएगा। यहाँ से बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है पहले भी, आपको जैसे ही समझौता आर्थिक समझौता हुआ तो उस साल के बीपीएससी में एग्जाम दिखा था, तो आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे, भारत सिंगापुर बैठक में भाग लेंगी। ध्यान रखिएगा, भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन 22 अगस्त को सिंगापुर में होगी। तो पीटी फैक्ट याद रखना है, यहाँ पर पीटी फैक्ट कहाँ होगी, सिंगापुर में हो रही है। इसके लिए भारत सिंगापुर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा। सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी इससे पहली बैठक। तो इस तरीके पहली बैठक जो इसकी थी, आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से पीटी फैक्ट आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन लोग भाग दिए एक बार देख लीजिएगा, पीटी फैक्ट आप लोग। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ तन्वी पत्री एशिया अंडर 15 महिला वर्ग में खिताब जीती है, जो वियतनाम के हुएन को शिकस्त देकर स्वर्ण पदक जीता है। जो ध्यान रखिएगा, वियतनाम के खिलाड़ी को हराती हैं और बैडमिंटन में आपको यह महिला वर्ग में खिताब जीतती है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस तरीके से एक पीटी फैक्ट आपको यहाँ से मिलती है। तो इसको थोड़ा सा पीटी फैक्ट अपने अनुसार तय कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपनिवेशवादी अवशेषों से मुक्त हो भारत। ऐसी बात की जाए जैसे पराधीन राष्ट्र में अपनी संस्कृति और सभ्यता का आनंद नहीं प्राप्त कर सकते, वैसे भारत के लिए यह बात और भी महत्वपूर्ण है कि देश दीर्घकाल तक पराधीन रहा। ब्रिटिश शासन में के दौरान अपने देश की सभ्यता और संस्कृति के लिए नष्ट का एक अभियान चलाया था। भारत ने विशेष सत्ता विरोधी कार्य किया था। गुलामी खत्म हुई तब 77 साल हो गए कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के तमाम प्रतीक अभी भी बने हुए। ऐसा क्यों है? विचार के तौर पर हम उसका समर्थन करते हैं। तमाम से स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय से शुभ सूचना आई। देश में मेडिकल कॉलेज में होने वाले दीक्षांत समारोह में अब विद्यार्थी काला गाउन और हेड पहनने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसका आदेश जारी किया। दीक्षांत समारोह में गाउन और हेड पहनना औपनिवेशिक काल की देन है। संप्रभु राष्ट्र जो है राज्य गुलामी का प्रतीक महामंडल नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के पंच प्रणों में जो दृष्टिकोण रखा था उसमें एक गुलामी की मानसिकता को त्याग करने और अपनी विरासत पर गर्व करने की बात की। अब गुलामी के प्रतीक जो थे स्वाभिमान के आहत कराते हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया। अंग्रेजी राज के समय किंग्सवे राजपथ जो कहा जाता था उसको उसके नाम पर कर्तव्य पथ किया गया। तो आप लगातार देखते हैं कि जो पराधीनता का जो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड सेट में डेवलप किया गया था उसे धीरे धीरे राष्ट्रीय हित में क्या किया जा रहा है कि अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति पर गर्व हो, अनुभूति हो, उसके लिए काम किया जा रहा है। गुलामी के समय बनी ब्रिटिश राज की प्रतिभा जॉर्ज पंतम की प्रतिमा इंडिया गेट के सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई, तो उसके जगह सुभाष चंद्र हमारे जो देश के आज़ादी में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी उनके गुणगान के लिए सब चीज़ें की गई। दीर्घकालिक अपमानों के बाद दिलाता है अंग्रेजी सत्ता प्रतीक के राष्ट्र के दीर्घकालिक अपमानों की याद दिलाता है। इसमें राष्ट्र के मनोबल छीन करता है। महात्मा गांधी ने अपने अंग्रेजी सभ्यता की निंदा की थी। गांधी जी की किताब हिंद स्वराज में कहा था कि भारत को इंग्लैंड की कोई भी सत्ता प्रतीक या सत्ता उपकरण स्वीकार नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें की गई थी। ब्रिटिश संसद अंग्रेजी सत्ता के महत्वपूर्ण उपकरण थी। गांधी जी ने ब्रिटिश संसद की आलोचना की थी। संविधान सभा में संसदीय विशेषाधिकार चर्चा हो रही थी। संविधान निर्माताओं ने विशेषाधिकार के प्रावधान अनुच्छेद आपको जो दिए गए थे, जिसमें 105 की बात की जाए संसदीय विशेषाधिकार, अनुच्छेद 105 का जो खंड है 3 कहता है सदस्य या समितियां की शक्तियां और विशेषाधिकार वही होंगी जो संसद समय विधि द्वारा निश्चित किया गया। अर्थात संविधान का जो भारतीय संसद के लिए ब्रिटिश संसद विशेषाधिकार का अनुसरण का उल्लेख आलोचना का विषय बना हुआ है। संप्रभु राष्ट्र में संविधान जो में ब्रिटिश संसद के प्रावधान का उल्लेख का कोई औचित्य नहीं है, इसमें बदलाव करने की बात करता है। जो 105 के तहत संसदीय विशेषाधिकार की बात होता है, जिसमें संसद के विशेषाधिकार के आधार पर हम उसे कुछ नहीं कर सकते हैं, जो सांसद हो या राज्य के स्तर पर विधायक की बात होती है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के साथ साथ जो साक्ष्य अधिनियम ब्रिटिश काल के थे उसे बदलकर 3 नए कानून लाए गए। इस तरीके से हम अपनी जड़ता को समाप्त करने की बात करते हैं। संस्कृति, दर्शन, कला, विज्ञान, विश्व के जो ठीक से समझने में उनके प्रयास का अनुकरणीय है वो हमें उसमें बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए। हमें राष्ट्र के जीवन ऊर्जा विरासत को मजबूत करने की बात है। सत्ताधीन अंग्रेज जो चले गए उसके बाद भी हमारे यहाँ वैसे अंग्रेज बचे हुए हैं जो अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को क्या करता है, अनुसरण नहीं करता है। वो यूरोपियन कंट्री या पश्चिमी देशों के संदर्भ में सारी बातें करता है। तो इस तरीके से हमें अपने राष्ट्र के निर्माण में अपने स्वदेशी विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। इस तरीके की बात होती रहती है। तो इसी संदर्भ में यह लेख है। तो कुल मिलाकर स्वराष्ट्र के कॉन्सेप्ट को स्व पहचान के कॉन्सेप्ट को यह लेख आपके सामने लाता है। यह लेख ये आपको ऐसे में भी काम देगा। वहाँ पर आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इससे जोड़ के। तो आपको क्या करना है, इससे चीज़ें आपको कनेक्ट कर लेनी है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।